सुप्रभात मित्रों। मैं डॉक्टर अर्जुन के तड़वी आज तीसरे व्याख्यान में मैं हिंदी प्रवेश उत्सव और हिंदी पाठ्यक्रम के बारे में बता चुका हूँ। आज मेरा तीसरा व्याख्यान है। इस तीसरे व्याख्यान में मैं आपको कहानी के तत्वों के बारे में बताऊंगा। मित्रों, कला स्नातक 6 माही 1 यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स BA सेमेस्टर 1 के अंतर्गत इलेक्टिव ओपन पेपर नंबर EO 105, फिर से दोहराता हूँ, EO इलेक्टिव ओपन 105 पर्चे का कोड नंबर है। क्या है? पर्चे का कोड नंबर है। कौन सा कोड नंबर है? 105, EO 105। ये वैकल्पिक प्रश्न पत्र है आपका मित्रों। तो मैंने दूसरे व्याख्यान में हिंदी पाठ्यक्रम के बारे में बताया था। तो हिंदी पाठ्यक्रम में EO 105 में कालजयी कहानियाँ पढ़नी है। कालजयी कहानियाँ पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक में कुल मिलाकर 13 कहानियाँ हैं। कितनी कहानियाँ हैं? 13 कहानियाँ हैं। हमें 13 कहानी में से सिर्फ 6 कहानी पढ़नी है। 13 कहानी में से सिर्फ 6 कहानी पढ़नी है। पाठ्यक्रम में जब आप लाइब्रेरी या बाजार में कहीं भी पुस्तकालय में जाओगे पुस्तक लेने के लिए, तो पुस्तक में मैंने कहा कि 13 कहानियाँ हैं। तो आपको 13 कहानी पढ़नी नहीं है। समझिए, बराबर समझो। पुस्तक में 13 कहानी है, किंतु 13 कहानियाँ पढ़नी नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ 6 कहानी पढ़नी है। विश्वविद्यालय ने और अभ्यास समिति ने पाठ्यक्रम में सिर्फ 6 कहानी रखी है। तो ध्यान दीजिए, पुस्तक में से हमें सिर्फ 6 कहानी पढ़नी है। पुस्तक का नाम क्या है? कालजयी हिंदी कहानियाँ। तो ये बातें तो मैं कर चुका हूँ, फिर भी ये दूसरी बार दोहराया इसलिए ताकि आप बिल्कुल उसको याद रखें और आपको पता चले, समझ में आए। क्योंकि पाठ्यक्रम से आपको गुमराह नहीं होना है। अगर पाठ्यक्रम से गुमराह हो गए तो समझ लो आपकी गाड़ी ट्रैक से निकल गई। आप जिस रास्ते से शिक्षा का सफ़र करने निकले उस रास्ते से आप निकल गए, हट गए, ऐसा मैं समझता हूँ। यदि पाठ्यक्रम में बने रहे तो समझिए कि हमारी यात्रा शिक्षा की ठीक है, हम मंजिल की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो मित्रों, आज मैं तीसरे व्याख्यान में कहानी जो पढ़ाने वाला हूँ, तो कहानी पढ़ने से पहले, कहानी का अध्यापन कार्य करने से पहले आपको कहानी के तत्वों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कहानी के तत्वों, कहानी के वस्तु संरचना, कहानी के वस्तु संकलना, जब कहानी का वस्तु विश्लेषण करने की नौबत आएगी, कहानी का मूल्यांकन करने का नौबत आएगी, कहानी की समीक्षा करने की नौबत आएगी, तब आपको तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ज़रूरत पड़ेगी? तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं आपके सामने अभी खड़ा हूँ और आप बैठे बैठे सुन रहे होंगे शायद। तो मैं खड़ा इसलिए हूँ कि मेरी रीढ़ के पीछे 33 मनके लगे हुए हैं। इन 33 मनकों की वजह से मैं स्ट्रेट यानी कि एकदम खड़ा रहा हूँ। तो खड़ा इसलिए रह सका हूँ
कि 33 मन के मेरे रीढ़ की हड्डी के पीछे बिल्कुल लगे हैं बराबर, एक भी मन का इधर उधर नहीं है। 33 मन के बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक 33 मन के लगे हुए हैं, बिल्कुल एक भी इधर उधर नहीं है। इसलिए मैं खड़ा हूँ। अगर एक भी मन का इधर उधर हो जाता है तो मैं लुढ़क जाता हूँ, मैं स्ट्रेट खड़ा नहीं रह सकता हूँ। वैसे कहानी की समीक्षा करने के लिए, कहानी के मूल्यांकन करने के लिए आपको 6 तत्वों की अनिवार्यता है, ज़रूरत है। तो मित्रों, कौन कौन से तत्व हैं, मैं इन 6 तत्वों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए, पहला तत्व कौन सा है उसकी मैं चर्चा करता हूँ। साहित्यिक, शास्त्रीय और विवेचन की दिशा में विवेचन की रीतिबद्ध में मैं नहीं कर रहा हूँ। उसकी समीक्षा एक अलग प्रकार की होती है, आलोचनात्मक दृष्टि से, समीक्षा मूल्यांकन की दृष्टि से। यहाँ मैं समीक्षात्मक रूप में मैं बताने जा रहा हूँ। समीक्षा, क्योंकि आपको कहानी की समीक्षा करनी है। अभी स्तर के मुताबिक, अभी छात्रावस्था में है, आपको अभी रिसर्च नहीं करना है, सिर्फ कहानी की समीक्षा करनी है। तो समीक्षा की कैसे किया जाए, तो समीक्षा करने के लिए 6 तत्वों की जरूरत है। तो सबसे पहला तत्व है कथा वस्तु। कहानी में कथा रहती है, क्या रहती है? कथा, यानी कि वस्तु। तो सवाल ये उठता है, कौन सी कथा, कौन सी वस्तु? तो जब आप कहानी पढ़ें, कहानी को एक बार पढ़ लो, और कहानी पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कहानी इस विषय को लेकर लिखी गई है। कहानी इस विषय को लेकर कहानी लिखी, यानी कि पारिवारिक समस्या को लेकर, या वैयक्तिक जीवन के आधार पर, या कोई विशिष्ट वस्तु के आधार पर, या कोई अंचलीय जीवन के आधार पर, या कोई ग्राम्य जीवन के आधार पर, या कोई राष्ट्रीय भावना को लेकर कोई ना कोई विषय हो सकता है, या कोई प्रेम के आधार पर कहानी लिखी गई हो। तो कहानी किस विषय पर लिखी गई है, कहानी में केंद्रवर्ती विचार कौन सा है, लेखक ने कहानी का विषय क्या बनाया है, किस विषय पर आधारित ये कहानी खड़ी है। जब आप कहानी पढ़ोगे तब उसका मूल विषय आप ढूंढ निकालेंगे। तो मूल विषय ढूंढ निकालेंगे आप, और जब मूल विषय आपको मिल जाएगा, फिर आप उसके बारे में चिंतन करेंगे, और चिंतन के बाद आप तय करेंगे कि ये सामाजिक कहानी है। कौन सी कहानी है? सामाजिक कहानी है। कि समाज क्या है, समाज में मेरे आपके जैसे प्राणी जीते हैं, उन प्राणियों का जीवन यापन के लिए, जीविका के लिए अपने अपने कुछ थोड़े हल्के साधन होते हैं जीविका के लिए, वो किस तरह जीवन का सफ़र करते हैं, आदि आदि चीज़ों को समेटा हुआ है लेखक ने। तो कथा वस्तु 2 प्रकार की होती है, आधिकारिक कथा और प्रासंगिक कथा। आधिकारिक कथा और प्रासंगिक कथा। तो सवाल ये उठता है कि आधिकारिक कथा क्या है, आधिकारिक कथा किसे कहें? तो आधिकारिक कथा यानी कि कहानी में शुरुआत से लेकर अंत तक चलने वाली कथा या कहानी को आधिकारिक कथा कहते हैं। आधिकारिक यानी कि मुख्य कथा, कोई एक बिंदु पर, मूल विषय पर, जिस विषय बिंदु पर लेखक ने कहानी लिखी है, वह बिंदु शुरू से लेकर अंत तक चलता है, कहानी के अंत तक चलता है। कहानी के अंत तक निर्वहन करती है कहानी, वो बिंदु को लेकर, उसे आधिकारिक कहानी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधिकारिक, यानी कि मुख्य कथा, प्रमुख कथा, कहानी का आधार स्तंभ। आई बात समझ में? जी, समझे होंगे शायद। अब दूसरा कहानी का तत्व है, कौन सा है? प्रासंगिक कथा। आधिकारिक के बाद में कथा का दूसरा प्रकार है प्रासंगिक कथा। तो प्रासंगिक कथा किसे कहें?
मूल कथा के बारे में मैंने बताया। अब दूसरा है प्रासंगिक कथा। तो प्रासंगिक कथा किसे कहें? प्रासंगिक कथा उसे है प्रसंगोपात, प्रसंग को लेकर, कोई घटना को लेकर कुछ समय तक चलने वाली कथा को प्रासंगिक कथा कहते हैं। कैसे? कहानी के शुरू से, जहाँ से कहानी शुरू करती है, जहाँ से कहानी निकलती है, जहाँ से कहानी की अपनी यात्रा प्रारंभ की है, वहाँ से कहाँ प्रासंगिक कोई थोड़ी कथा उसके साथ साथ चलती है, और कहानी के मध्य तक आते आते वो कहानी मर जाती है, यानी कि उसकी कथा समाप्त हो जाती है, उसके विचार बात सब पूरा हो जाता है, उसे प्रासंगिक कथा कहते हैं। या कहानी के बीच में से शुरू भी होती है, ऐसा नहीं है कहानी के प्रारंभ से ही ये प्रासंगिक कथा शुरू हो, कहानी के बीच में से भी प्रासंगिक कथा शुरू होती है। जैसे हम सिनेमा घर में फिल्म देखने जाते हैं, तो सिनेमा घरों में फिल्म जब देखते हैं तो शुरू जहाँ से फिल्म शुरू होता है, अक्सर हम देखते हैं नायक और नायक यानी कि हीरो हीरोइन दोनों एक दूसरे के साथ कैसे मिलान होता है, कैसे मिलते हैं, और जब मिलते हैं मिलने के बाद क्या होता है, अगर प्यार और इश्क की दुनिया में भी पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, एक दूसरे के प्रति कैसा आकर्षण होता है, फिर धीरे धीरे एक दूसरे के दिल में कैसे बैठते हैं, फिर एक दूसरे में कैसे प्रेम में पढ़ते हैं, वही प्रेम कैसे प्रेम विवाह में तब्दील होता है या शादी परिणय में तब्दील होता है। ये धीरे 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 कहानी का गुंफन होता है। और जब दोनों मिल जाते हैं, हो सकता है उसमें से कोई नायिका यानी कि हीरोइन को कोई मोहब्बत करता है, चाहता हो, उसे मंजूर नहीं है, उसे बर्दाश्त नहीं होता है, तो हीरो की हीरोइन को वो जो है उसको चाहता है, एक प्रकार का आकर्षण है, वो स्वीकार नहीं करता है, तो उसे स्वीकार करने के लिए, उसे प्यार करने के लिए हीरो जो है उसका मर्डर करने की ओर आगे बढ़ता है, उसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि वो ख़त्म हो जाए और मुझे वो हीरोइन यानी कि वो महबूबा मुझे मिल जाए। तो वो खलनायक होता है। कौन होता है? खलनायक, विलन बोलते हैं हम लोग। वो खलनायक क्या करता है? हीरो को ख़त्म करता है, इसलिए ख़त्म करता है कि वो महबूबा मुझे मिल जाए। समझे ना? तो वो बीच से आता है, बीच में आता है, कहानी की बीच में आता है। क्यों आता है? अपने चीज़ें, अपने मन की चीज़ें को हासिल करने के लिए। और देखिए वो मन की चीज़ें हासिल करने के लिए वो क्या क्या करता है, क्या करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है करना, लेकिन उसके प्रति मोहब्बत है तो कोई रास्ता नहीं है। रास्ता तो भाई कई है रास्ते, लेकिन उसे ये रास्ता लगता है कि हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, वो हमेशा के लिए मेरा बन जाए, मेरी महबूब बन जाए। देखिए तो ये क्यों आता है बीच में? थोड़ी समय के लिए। उसे प्रसंग कहते, प्रसंगोपात, प्रसंग। वो थोड़ी देर के आया, जुगनू की तरह आया, जुगनू की तरह वो खलनायक चमका अपनी चीज़ें हासिल करने के लिए, और उसको ख़त्म करता है, और उसी चीज़ें जो चाहता था उसे अपनी बना लेता है और अपनी मन्नत पूरी करता है। तो मित्रों, कहानी में पहला तत्व है कथा वस्तु। कथा वस्तु संरचना। तो वस्तु संरचना में दो है प्रकार, आधिकारिक कथा, प्रासंगिक कथा। मैंने आधिकारिक कथा और प्रासंगिक कथा दोनों के बारे में चर्चा की सामान्य उदाहरण के जरिए, ताकि आप समझ सकें। समझे ना? जब आप कहानी की समीक्षा करोगे तब आप नज़र लगाइए, आप सोचिए, विचारिए कि इसमें मुख्य कथा क्या है, और बीच में कुछ बनता है, घटता है या बिगड़ता है। तो जो बनता है, घटता है, बिगड़ता है, तो जो चीज़ें बिगड़ती है, समस्या खड़ी होती है, समस्या कौन खड़ा करता है, ये समस्या पनपने का मुख्य कारण क्या है, किसकी वजह से आई है, ये प्रसंग है, ये घटना है, ये वारदात है, ये हादसा है। समझे? ये कहानी के बीच से शुरू होती है। जब भी आप समीक्षा करें कहानी की तो ये चीज़ें ध्यान में रखें आप। आधिकारिक कथा और प्रासंगिक,
ये नज़र में रखें आप। उसी चीज़ों को आप ध्यान में रखकर कहानी की समीक्षा करनी होगी। तो मित्रों, ये कहानी का पहला तत्व है कथा वस्तु। कथा वस्तु के अंतर्गत दो प्रकार, आधिकारिक कथा, प्रासंगिक कथा। आइए अब कहानी के दूसरे तत्व के बारे में चर्चा करता हूँ। दूसरा तत्व कौन सा है? चरित्र चित्रण। कौन सा तत्व है? चरित्र चित्रण। तो चरित्र यानी कि क्या? चरित्र मेरा है, चरित्र आपका है। तो चरित्र का नाप, चरित्र की पहचान करने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार के गुण है, कितने गुण हैं, कितने अवगुण है, कितनी इसमें नैतिकता है, कितनी ईमानदारी है और कितनी अनैतिकता है, मुझ में, आपके, कोई भी मनुष्य में, कोई भी स्त्री पुरुष में चरित्र का जब मापांक करना है, चरित्र की कसौटी पर उसे नापना है, तो 4 बिंदु पर चरित्र को नापा जाता है। तो 4 बिंदु कौन कौन से हैं? आइए मैं क्रमशः खोलता हूँ आपके सामने, आप याद रखिए। पहला कौन सा है? गुण या विशेषता धीरोदात्त। क्या है? धीरोदात्त। व्यक्ति का चरित्र का मापांकन नापना है, परखना है, पहचानना है, तो आपको क्या करना होगा? करना तो ये होगा, हम जब नजर करते हैं तो अवलोकन करना होगा, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करना होगा। और ऑब्जर्वेशन में क्या होना चाहिए? धीरोदात्त। धीरोदात्त यानी कि सज्जन, ईमानदार और नैतिकता से लबालब भरा हुआ हो, जिसमें ईमान ही ईमान हो, सत्य ही सत्य हो, जिसमें बुराई का एक छींटा भी ना हो, एक छींटा भी ना हो बुराई का, ईमान ही ईमान हो, ऐसा गुण विद्यमान है। आपको अवलोकन करना होगा कहानी में, नायक और नायिका में। तो मैं कहता हूँ आपको, क्या ऐसे चरित्र देखे हैं आपने जिसमें ईमान ही ईमान भरा हो, नैतिकता से भरे हो? मैं कहता हूँ शायद नहीं देखा होगा आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि हम संसार में जीते हैं, सच भी बोलना पड़ता है और झूठ भी बोलना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति झूठ का सहारा आश्रय लेता है, अच्छाई के लिए भी लेता है, बुराई के लिए भी लेता है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, कभी कभी अच्छा हो किसी का, इस वजह से भी हमें कभी झूठ बोलना पड़ता है। तो व्यक्ति झूठ का सहारा भी लेता है। तो झूठ आप और मैं लेता हूँ, लेकिन ऊपर वाला ईश्वर भगवान नहीं लेता है, क्योंकि वहाँ झूठ है ही नहीं। ईश्वर में, भगवान में देखिए, ईश्वर ने आज तक सृष्टि में जितने भी, इस संसार में जितने भी प्राणी, प्राणित्य, मानवेतर प्राणी जो भी जी रहे हैं, कभी भी ईश्वर ने खराब नज़र से नहीं देखा है। सब प्राणियों में एक ही प्रकार का स्नेह रखा है, प्रेम रखा है, सबको चाहता है। हम मिट्टी वाले चाहे कुछ भी करें, लेकिन ईश्वर की नज़र में हमें खराब नहीं देख रहे हैं, वे अच्छी नज़र से सबको देख रहे हैं। ईश्वर की नज़र में ना जातिवाद है, ना धर्मवाद है, कुछ नहीं है। बस ये मेरी संतान है, मेरी औलाद है, सबको एक ही नज़र से देखता है। वो चाहे कैसा भी करे, ईश्वर के अधिनियम को, ईश्वर ने जो चाहा, जिस इच्छा से हमें इस मिट्टी पर भेजें, हमें जो कुछ करना है, अगर शायद नहीं भी करना तो क्या है, हमें एक दूसरे मनुष्य के साथ अच्छा सलूक करना, व्यवहार करना है, और कुछ नहीं करना है। बस एक इंसान बने रहना है, मानव बना रहना है। तो क्या हम मानव बने हैं, मानव बने रहे हैं? मानव बनने का मतलब ये है, क्या मेरा सलूक एक दूसरे के साथ इंसानी है? अगर है तो ठीक है, बराबर है, बढ़िया है। अगर नहीं है तो हम इंसान नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें ऊपर वाले के पास है, भगवान के पास है, अल्लाह के पास है। समझे? तो धीरोदात्त यानी कि ईमान ही ईमान। लेकिन हम संसार में जीते हैं
अच्छाइयाँ भी है, अच्छाइयाँ ज़्यादा है या कम भी हो सकती है 80-90% हमारे मोरालिटी एक नैतिकता है, अच्छाइयाँ है, 10% खराबी भी है, बुराइयाँ भी है। क्योंकि बुराइयाँ तो होगी क्योंकि हम ईर्षा करते हैं, ईर्षा का गुण भी विद्यमान है। तो ये चीज़ें मिट्टी वालों में है, ऊपर वाले में नहीं है। लेकिन अच्छाइयाँ थोड़ी है, बुराइयाँ अधिक हो, अच्छाइयाँ बहुत बढ़िया भी हो, अच्छी हो, और बुराइयाँ कम भी हो। तो कहानी में जो नायक और नायिका जो पात्र है एक दूसरे के साथ क्या व्यवहार करते हैं, कैसा सलूक एक दूसरे के पास, और उसके आसपास जो पात्र है विभिन्न पात्रों के साथ किस प्रकार का व्यवहार है। आसपास के जो पात्र है, जैसे घर परिवार में माँ बाप होते हैं और माँ बाप की संतानें होती हैं, तो माँ बाप का जो व्यवहार है संतानों के साथ कैसा है, और संतानों का व्यवहार जो है माँ बाप के प्रति कैसा है। वैसे कहानी में नायक और नायिका है, तो नायिका के साथ उसकी सखी होगी, नायक के साथ उसका मित्र होगा, उसका परिवार होगा, कई पात्र इनके साथ जुड़ी होगी। तो उनका व्यवहार औरों के साथ कैसा है, क्या करता है, कितना गलत करता है, कितने अच्छाया करता है। आप कहानी की नज़र से देखिए, कहानी के पात्रों की नज़र से देखिए, कहानी में जो नायक और नायिका जो है वे करते क्या है और क्यों करते हैं, और पात्रों की नज़र से देखना होगा, पात्रों के जीवन यापन को देखना होगा। आप इस दृष्टि बिंदु से देखेंगे तो आप पता कर सकेंगे। और दूसरा है धीरोधत। धीरोधत यानी कि ईर्षा, बुरा करना, अच्छा करना ही नहीं, जो भी हो, मेरा तो कोई घाटे में नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा है, जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन उसका जो भी हो। तो इस मिट्टी के लोग अक्सर ऐसा ही चाहते हैं। किसी का बहुत कम लोग हैं अच्छा चाहते हैं, बहुत कम लोग हैं अच्छा चाहते हैं, कई लोग हैं बुरा अक्सर करते हैं, ईर्षा करते हैं। जब किसी का अच्छा देखते हैं, अच्छा करते देखते हैं, अच्छा हो गया हो, तो तुरंत हमें ईर्षा आती है, हम तुरंत उनका बुरा बोलना लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा अच्छा नहीं हुआ, उसका अच्छा हुआ है, इसलिए हम बुरा कर सोचते हैं। लेकिन बुरा नहीं सोचना चाहिए, ईर्षा नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि इतना उन्होंने बढ़िया कैसे किया, बढ़िया आगे भी बड़ा हो, अच्छा भी रिश्ता हो, चाहे कोई भी स्थापन किया हो उनके जीवन में, लेकिन बढ़िया कैसे किया, ऐसी सोच हमारे अंदर जानी चाहिए। और हमें सीखना चाहिए कि बढ़िया कैसे किया, हम भी बढ़िया करने के आगे और बढ़े। लेकिन कैसे, उन्होंने जो बढ़िया किया है कैसे बढ़िया किया, अच्छा कैसे किया। अगर पात्र बहुत बढ़िया रिश्ता भी मेंटेन नहीं निभा रहा है, पढ़ाई के क्षेत्र में, परिवार में अच्छा जीवन यापन कर रहा है, किसी को मदद कर रहा है, हेल्पफुल हो रहा है, अच्छा सलूक है सबके साथ, तो मैं भी अच्छा सलूक करूँ सबके साथ। ऐसी सोच, ऐसी विचार होनी चाहिए आपके पास। तो धीरोधत्त यानी कि बुराई, खराब, अच्छा। लेकिन ऐसा है, कई लोग हैं बुरा ही सोचना, बुरा ही करना, ऐसे भी लोग हैं संसार में। तो ये भी गुण विद्यमान है आप में और मुझ में। अच्छाया तो है लेकिन बुराइयाँ भी है एक मनुष्य में। तो ये दूसरा गुण हुआ, ये दूसरा गुण हुआ। और तीसरा जो है धीर प्रशांत। क्या है? धीर प्रशांत, धीर गंभीर, धीर प्रशांत यानी कि शांत, उसमें ईर्षा का गुण इतना बड़ा विद्यमान नहीं है। और धीरोदात का भी गुण है, बहुत सा गुण है, उस गुण से भी भरे हुए हैं। लेकिन ऐसा जो पात्र है वो अपनी भूमिका उस बहुत कम रहती है, वो शांत होता है। जैसे सामान्य तौर पर हम उसके भोलापन कहते हैं, गुजराती में कहते हैं ना हम लोग, आ भाई भोरो छे के, भोलापन। उसे कहाँ बुरा होता है, कहाँ अच्छा होता है, ठीक ढंग से पता नहीं होता है उसे, कहाँ क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, सारा का सारा कोई अता पता नहीं होता है, अपनी ज़मीन और आइडिया में नहीं होता है, हाँ में हाँ, ना में ना, इस प्रकार का पात्र होता है। ऐसे भी पात्र आप और मैं संसार में जीने वाले, कभी कभी खामोश भी रहना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है,
वस्तु स्थिति को देखकर ऐसे पात्रों को ये बोला जाता है। और चौथा जो गुण है धीर ललित, धीर ललित यानी कि वीरता, मर्दाना, हिम्मतवान। राह चलते चलते कोई लड़की को कोई 2-3 लड़के छेड़खानी करे, अब वो लड़कियां कुछ भी ना बोले तो ये अच्छी बात नहीं है। हर व्यक्ति में एक सम्मान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। क्या बिगाड़ा आपने, क्या कुछ कहा, बिना कुछ कहे कोई छेड़खानी करे और अच्छी नज़र से ना देखे, फिर भी आप बर्दाश्त कर ले, सहन कर ले, उसको सुने आगे बढ़ जाती हो तो आपका कोई सम्मान नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अच्छी बात नहीं है। तो क्या होना चाहिए, मर्दानापन होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। क्या बिगाड़ा, कुछ भी बना घटा, कुछ भी किया, बोलो आप, आपकी आवाज़ होनी चाहिए, बोलना चाहिए, कहना चाहिए। ये सामान्य व्यवहार की बात की मैंने, और व्यवहारिक जीवन में भी ऐसा हो। आप कोई भी मित्र हो, कोई दफ्तर में जाते हो, आप कोई ऑफिस में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, कोई भी प्रकार का व्यवहार हो, आपने गलत किया नहीं हो, फिर भी आप बर्दाश्त कर ले, सुन ले, तो अच्छी बात नहीं है। कहना चाहिए, बोलना चाहिए, सत्य की कसौटी पर खड़ा रहना चाहिए। अगर सत्य को आप उजागर नहीं करते तो अच्छी बात नहीं है। बोलने में तो बहुत कुछ बोलते हैं हम लोग, लेकिन जब बोलने की नौबत आती है तब आप खुल कर बोलिए। आपकी आवाज़ में दम होना चाहिए और आपकी आवाज़ में सत्यता होनी चाहिए, सच होना चाहिए, समझे। तो ये है धीर ललित, यानी कि ये पात्र की पहचान के लिए 4 प्रकार के गुण हैं विद्यमान। कितने गुण हैं, 4 प्रकार के, धीरोदात, धीरोद्धत, धीर प्रशांत और धीर ललित। 4 प्रकार है, 5वां और कोई प्रकार नहीं है। तो ये 4 गुण विद्यमान है या नहीं है। कहानी में जीते जो पात्र है एक दूसरे से व्यवहार करते हैं और अपना जीवन व्यापार कर रहे हैं, जीवन व्यापित कर रहे हैं, औरों के साथ जीवन व्यापार कर रहे हैं। तो जीवन यापन के मैंने 4 प्रकार के गुण आपके सामने रखे। समीक्षा करने के लिए कहानी के प्रमुख पात्र के मान लीजिए कि मधुलिका का चरित्र चित्रण कीजिए या मधुलिका की विशेषताओं को उजागर कीजिए, ऐसा प्रश्न होगा। तो आपको 4 गुण सामने रखने हैं। मधुलिका में 4 प्रकार के गुण है या नहीं, चारों 4 प्रकार के गुण विद्यमान होंगे, लेकिन अधिक कम होंगे। अच्छाइयाँ बहुत है तो बुराइयाँ कम होगी, और बुराइयाँ ज़्यादा है तो अच्छाइयाँ कम होगी, और उसमें ईर्ष्या भी होगी, और कभी कभी चुप भी हो जाएंगे, खामोश भी हो जाएंगे।